Namaste students. Today we are going to understand first Ekanki of Ekanki Sanchay, that is Sanskar और भावना by विष्णु प्रभाकर जी। आज हम संस्कार और भावना इस एकांकी को सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आइए इसके कुछ पात्र दैट इज कैरेक्टर्स को थोड़ा इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी एक मध्य वर्गीय फैमिली को बिलोंग करती है, उनको बताती है। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। उसमें एक माँ है, माँ के दो पुत्र हैं, अविनाश और अतुल। अविनाश बड़ा पुत्र है, अतुल छोटा पुत्र है। अविनाश बड़ा बेटा है, अतुल छोटा बेटा है। अविनाश की पत्नी है और अतुल की पत्नी है उमा। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा इसके कैरेक्टर को, इनके पात्रों को समझते हैं। माँ जो है वो पुराने रीति रिवाजों में बंधी हुई है। पुराने रीति रिवाजों में मतलब ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और वो ममता की मूर्ति है, वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है। माँ का बड़ा पुत्र अविनाश और उसकी पत्नी, वो अपने बेटे अविनाश से भी बहुत प्यार करती है। अविनाश कैसा है? अविनाश अपने वचन का पक्का है, स्वाभिमानी है, बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है वो। आधुनिक विचारधारा है, दैट इज प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। और अतुल वो भी आधुनिक विचारधारा है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, आज्ञाकारी है, माँ की सारी बातें मानता है। उमा अतुल की पत्नी है, जो माँ के साथ रहती है। वो संस्कारी है, आदर्शवादी है और धार्मिक बहू है। मतलब एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू है। इस कहानी में राम सिंह नौकर, उसका भी जिक्र है। और मिश्रानी, मिश्रानी मतलब खाना बनाने में मदद करने वाली। अविनाश की जो पत्नी है वो भोली भाली है, बहुत सुंदर है, बड़ों के प्रति बहुत आदर करती है, बड़ों का रिस्पेक्ट करती है, प्यारी मुस्कान है और पतिव्रता है। अब इस कहानी को हम सरल शब्दों में, दैट इज इजी वे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में जो माँ है, अविनाश और अतुल से बहुत प्यार करती है, पर वो पुराने रीति रिवाजों में बंधी हुई है, दैट इज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन में जकड़ी हुई है। तो जब उसका बेटा अविनाश एक विजातीय, विजातीय मतलब अदर कास्ट, एक अदर कास्ट की लड़की से शादी कर लेता है, तो माँ इन दोनों को अपना नहीं पाती है और वो इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती है। तब अविनाश और उसकी पत्नी अलग हो जाती हैं। माँ अपनी पुरानी सोच, दैट इज ओल्ड थिंकिंग के कारण उन्हें अपना नहीं पाती है। कहानी के आखिर में कुछ ऐसा होता है कि माँ अपने पुरानी सोच को, ओल्ड थिंकिंग को छोड़ के अपने बेटे को और अपनी बहू को, मतलब अविनाश को और उसकी पत्नी को अपना लेती है। यही कहानी है संस्कार और भावना। इसमें अविनाश की पत्नी का कहीं भी नाम नहीं दिया गया है। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में। थोड़ा सा परिचय लेखक के बारे में। एकांकीकार, एकांकीकार मतलब राइटर, ऑथर। वो है श्री विष्णु प्रभाकर जी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 21 जून सन 1912 में हुआ था। हम उनके प्रमुख जो साहित्य है वो है कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी। इनके पात्र परिचय हम पहले ही देख चुके हैं। माँ है संक्रांति काल की एक हिंदू नारी।
अतुल है माँ का छोटा पुत्र, उमा है अतुल की पत्नी, छोटे बेटे की वाइफ, राम सिंह नौकर है, मिश्रानी मिश्रानी जो खाना बनाने में मदद करते हैं, और माँ का बड़ा पुत्र है अविनाश और उसकी पत्नी। अब ये एकांकी है तो एक प्ले है, तो हम उसको स्टेज पे इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। ये एक मध्य वर्गीय दैट इज मिडिल क्लास फैमिली का एक दृश्य स्टेज पे बनाया गया है, जिसमें ईस्ट पूर्व की ओर 2 कमरे हैं, पश्चिम भाग दैट इज वेस्ट में का भाग बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे उत्तर भाग में मतलब नॉर्थ में एक रसोई है, साउथ में बड़ा बरामदा है, आंगन है, और बैठक में एक सोफे का अंश दृश्य भी आता है लिविंग एरिया का। रसोई के पास स्वच्छता है, किचन क्लीन है, और एक आंगन बताया गया है, आंगन में एक पलंग है। जस्ट इमेजिन कि आप लोग एक प्ले देख रहे हो जहाँ पे एक घर मिडिल क्लास फैमिली का दृश्य दिखाया गया है, 2-3 कमरे हैं, लिविंग रूम है, अच्छे से बनाया गया है, बाहर एक आंगन है, आंगन में एक पलंग पड़ा है, पलंग पर उमा लेटी है। उमा अतुल की वाइफ, अतुल की पत्नी। वह युवती है और रूपवती है, वह यंग एंड ब्यूटीफुल है। जैसे ही पर्दा कर्टन उठता है तभी कोहनी पर भार टिकाए शून्य काल शून्य में ताकती दिखाई देती है। तो वो एक पलंग है, उस पे लेटी हुई है, एल्बो पे एल्बो से ऐसे करके बेड पे ऐसे लगा के वो लेटी हुई है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द सीन। और उसके इयररिंग्स हैं, कुंडलाकार इयररिंग्स हैं, जो केशों में होकर कपोल पर आ गया है। तो यहाँ पे उन्होंने उमा का चरित्र, उमा का कैरेक्टर और उमा के बारे में जो हमने बताया था, वो बहुत यंग है, ब्यूटीफुल है, लेटी हुई है, कुछ सोच रही है। उसके जो केश है मतलब बाल, उसके कर्णफुल इयररिंग से होते हुए उसके गालों पे, कपोल चीक गालों पे गिर रहे हैं। वो पुस्तक पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लगी। उमा अपने से बातें करती सी अपने आप से बोल रही है। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। उमा सोच रही है कि कुछ ऐसी बातें होती है, जब एक फेज रहता है लाइफ का, जब हम उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। उन बातों का हम अपना प्राण त्याग कर भी मतलब अपनी लाइफ दे के भी हम उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनका विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। पर एक वक्त फिर ऐसा आता है कि हम उन बातों को जिनका हम विरोध किया करते थे, तो लाइफ में कुछ टाइम के बाद हम उसको चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अगेन ट्राई टू इमेजिन द सीन। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर है, उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तीम रक्तीम मतलब लाल आभा सौंदर्य बिखेर रही है। मतलब शाम का वक्त है, संध्या इवनिंग, शाम का वक्त है, और सब जगह सूर्य की लाल लाल रक्तीम आभा बिखरी हुई है। वो इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाते हैं, मतलब सर्वेंट आके बर्तन लेके जाता है, बट वो उसे नहीं देख पाती है क्योंकि वो बहुत गहराई में कुछ सोच रही है। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दीवा की किरण, दीवा सनरेज, दीवा की किरण सनरेज कर्णफूल पर, इयररिंग्स पर चमकती है। उसी चमक में केशों की स्निग्धता, मतलब कि ऑयली हेयर, केश मतलब बाल, ऑयलीनेस उसका जो रहता है वो सनलाइट में चमक के आ रहा है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है, माँ अंदर आती है। अब माँ कैसी है वो हमें यहाँ से समझ में आएगा। माँ किस अवस्था में आ रही है? माँ वृद्धा है, ओल्ड है। उनका मुख चेहरा वेदना से पूर्ण है, दुखी है, सैड है। आंखों में पीड़ा है,
और शरीर में थकान, थकी हुई, बुढ़ी सी, ओल्ड और बहुत सैड। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है, साड़ी पर एक शॉल लपेटी है। उनकी पग ध्वनि मतलब आने की आहट सुनकर उमा चौंक कर उठती है। उमा बैठ जाती है उठकर और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम से बैठ जाती है, मतलब फटाफट आके धम से बैठ जाती है। बैठती बैठती कहती है, तो यहाँ पे उमा कुछ सोच रही थी और अचानक से बूढ़ी माँ बहुत दुखी, थकी हुई, एक शॉल ओढ़ के आके उमा के पास बैठती है और कहानी शुरू होती है। उमा, नहीं माँ, वेरी सैड, भर्राए स्वर से, तूने सुना उमा? क्या माताजी? उमा कहती है, क्या माताजी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? उसे पता नहीं है उमा को अविनाश बीमार था। अविनाश बड़ा पुत्र। हाँ, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने कौन? उन्होंने, अतुल ने कुछ नहीं बताया। उमा को उमा के हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया। वह क्या बताता? वह क्या वहां जाता है? लिटिल एंग्री। वो क्या बताता? वो क्या वहां जाता है? फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी। कुमार? अविनाश। मैं कुमार के घर गई थी। वहीं उसकी मिश्रानी, मिश्रानी खाना बनाने में मदद करने वाली, वहीं उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। यहाँ माँ कहती है कि मेरा बेटा बीमार है और मुझे ही पता नहीं। मुझे ये बात किससे पता चल रही है? एक मिश्रानी से। मिश्रानी जो खाना बनाने में मदद करती है और कहाँ काम करती है? अविनाश के घर पे। तो जब अविनाश से मिलने गई और उसने बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है और ये बात मुझे पता नहीं, तो ये सुनकर मुझे जैसे शर्म आने लगी। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है, स्वर लड़खड़ाता है, मतलब वॉइस क्लियर नहीं है, अचानक से हिलने लगती है उसकी वॉइस। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। बचपन में जब वो छोटा था अविनाश और उसको खांसी कफ भी हो जाता था, कोल्ड कफ भी हो जाता था, तो मैं न खाती थी न सोती थी, मतलब मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती थी। वे बहुतेरा समझाते थे। वे कौन? वे माँ के पति, माँ के हस्बैंड, अविनाश के पिता। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब माँ कहती है कि जब वो छोटा बीमार होता था, छोटा था, तब मैं उसका बहुत ध्यान रखती थी, इतना कि अपने आप को नहीं देखती थी। और तभी माँ के हस्बैंड, उनके पति, उनको बहुत समझाते थे और नाराज भी होते थे कि इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसा करके। पर मैं उसकी इतनी देखभाल करती थी और चिंता करती थी। और आज जबकि कुमार इतना बीमार है और मरकर बचा है, इतना बीमार है, यहाँ से इट इज रिटर्न, मरकर बचा है, इतना बीमार है, फिर भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। ये सुन के माँ को बहुत दुख हो रहा है। आगे नहीं बोला जाता, फुट फुट कर रो पड़ती है, फुट फुट कर रो पड़ती है, बहुत रोती है, जोर जोर से रोती है। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। करुणा से द्रवित, सैड। उमा अपनी सैड मदर इन लॉ को करुणा से द्रवित उनको बहुत संभालती है। उमा सांत्वना से भीगा स्वर उनको संभालते हुए, माताजी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? आपका क्या दोष है? मतलब आपकी क्या गलती है? व्हाट इज योर फॉल्ट? अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। माँ बात कर रही है, पूछ रही है कि अपराध और किसका है, मतलब मेरा ही फॉल्ट है, मेरा ही दोष है। मिश्रानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो, बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने अपने पति को बचा लिया है। अपने प्राण देकर मतलब
खुद का ध्यान न रख के बहुत अच्छे से उसने सेवा करके उनका ध्यान रख के अपने पति को बचा लिया है। यहाँ बात हो रही है अविनाश और उसकी पत्नी की, कि अविनाश की पत्नी ने अविनाश को बहुत अच्छी तरह से संभाला है जब वो बीमार था। उस जो बीमार हो गया था तो उसे संभाला है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। वो अकेली थी पर किसी से हाथ पसारने, मदद मांगने नहीं गई। केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और अविनाश को भी देखती थी। तो अविनाश और उसकी पत्नी अलग रहते हैं। अविनाश बीमार हो गया है और उसकी वाइफ बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी की मदद लिए सारा काम भी करती है, दवा भी लाती है और उन्हें संभालती भी है। अब क्या बीमारी थी उसको, अविनाश को? उमा टोक कर, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? हैजा। हैजा मतलब कॉलेरा। उसमें एक्सेसिव वोमिटिंग होती है एंड लूज मोशंस होते हैं। जैसे आजकल के सिनेरियो में हम कोरोना है बहुत डेडली एक डिजीज है, जल्दी से लोग डरते हैं, उसी तरह पुराने जमाने में हैजा कोलेरा एक डिजीज थी, वो भी एपिडेमिक था। तो उस वक्त उस अगर जो बीमार पड़ जाते थे तो उनका बचना मुश्किल हो जाता था। तो ये उस टाइम की बहुत बड़ी बीमारी कहलाती थी। इसलिए जब जैसे ही माँ बोलती है कि अविनाश को हैजा हुआ है, उमा चौंकती है, आश्चर्य में पड़ जाती है और बोलती है, हैजा? मरकर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। माँ सैड है, 10 दिन हो गए, बच गया है पर बेटा अभी तक दफ्तर मतलब ऑफिस नहीं जाता। कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। उन्हें, उमा बोल रही है कि स्ट्रेंज, अचरज है, स्ट्रेंज। उन्हें पता भी नहीं लगा, अतुल को पता भी नहीं लगा। अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही है उमा। पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? माँ थोड़ा सा चिढ़ और थोड़ी सी एंग्री है, गुस्से में है कि अगर पता भी लगता तो वो क्या अपने को बताने वाला था? उमा चोट खाकर, पर माता जी यह तो, मतलब वो अपने हस्बैंड की ओर से साइड लेने जा रही है अतुल के वहां से। तो माँ दुखी होके, मैं जानती हूँ, विद्रुप से मतलब थोड़ा सा मजाक के लहजे में व्यंग उड़ाते हुए थोड़ा और दुखी भी थोड़ी सी, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को नहीं छू गई है। लेट मी क्लियर, यहाँ जो चोट खाकर उमा बोलती है, चोट खाकर मतलब उसे कहीं से ऐसे लग नहीं रहा, हर्ट नहीं हुई है, पर कैसे हर्ट हुई है? माँ बात बात पे बोल रही है कि अतुल थोड़ी बताता, अतुल थोड़ी मिलने जाता है, तो अब उसे थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगा है उसकी माँ जो बोल रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है चोट खाकर, थोड़ा हर्ट फील हो रही है अब माँ आगे बोलती है कि मेरे बेटे हैं, माया ममता किसी को नहीं छू गई है, मतलब वो लोग बिल्कुल भी इमोशंस उनमें नहीं है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू माँ। अतुल, अविनाश और उनके पिता, वो तीनों, उनमें माया ममता नहीं है। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मतलब अतुल और अविनाश, वो दोनों ही हर वक्त देश, धर्म और कर्तव्य, देश, धर्म और कर्तव्य मतलब तुम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करते हो, जो तुम्हें कर्तव्य है, जो तुम्हें करना चाहिए, देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, उन्हीं के बातों में दुहाई देते हैं, मतलब उनके ही बारे में बात करते हैं। पर इमोशंस, माया ममता, वो तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह है, निर्मम, कठोर, जिसमें बहुत ज्यादा प्यार ना हो, बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल हो, इन शॉर्ट। मुझे याद है कि जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे।
माँ याद कर रही है कि जब अतुल छोटा था और वो बीमार था, अतुल माँ का छोटा बेटा, जब वो बीमार था तब वो शांत मन से उनको धरती पे लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। पुराने जमाने में जब कोई इंसान बहुत बीमार हो जाता है और मरने वाला होता है तो उसे फ्लोर पे लिटा दिया जाता था, धरती पे लिटा दिया जाता था। तो माँ कह रही है कि वे शांत मन से, मतलब उसके पिता, अतुल के पिता शांत मन से कामली वो उनको नीचे लिटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, दांतों तले उंगली दबाकर। आप लोग देखना कि एंड में आपके यहाँ पे पेज के एंड में इन सब के मीनिंग्स दिए हुए हैं। लेट मी शो यू दैट। ये रहा, ममता रहित, कठोर, हैरान होकर, दांतों तले उंगली दबाकर। यू कैन इवन रिफर टू दिस मीनिंग्स। तो दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता है। मतलब दुनिया ने, आजू बाजू के लोगों ने हैरान होकर कहा था कि अरे ऐसा कैसा फादर है जो बिल्कुल रो ही नहीं रहा है अपने बेटे के लिए, उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है। कोसा है, बुरा भला कहा है। मतलब माँ तू तो ज्यादा ही कुछ इमोशनल है, कुछ ज्यादा ही सोचती है, ऐसा जो हम बोलते हैं वैसे। तू बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, ज्यादा ही कुछ माया ममता में फंसी हुई है, ऐसा। सदा मेरी निंदा की है, निंदा की है मतलब बुराई की है। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है, उसके भाव पलटते हैं। करुणा, पहले खींच, फिर हल्के रोष में बदल जाती है। पूरा कन्वर्सेशन याद कीजिए। उमा जब शुरू हुआ था उसका और माँ के बीच की बातचीत, तो उमा पहले बहुत, उसके में दया थी, दया का भाव था माँ के लिए, क्योंकि माँ बहुत सैड थी। पर फिर जैसे ही माँ बार बार बोलने लगती है कि अतुल ने कहाँ बताया होगा, क्या वो उधर मिलने जाता है क्या, मतलब उसके पति के बारे में उसे लग रहा था जैसे बुराई कर रही है, तो वो चिढ़ने लगी है। और फिर हल्के रोष में, मतलब वो चिड़चिड़ापन माँ के बोलते बोलते अब गुस्सा हो रहा था, इसलिए। लेकिन माताजी इसमें सब दोष भाभी का है, भाभी अविनाश की वाइफ। तो उमा को लगता है इसमें सारा दोष भाभी का है। हम यहाँ तक इस पार्ट में समझने का जो प्रयास किए हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 विल बी द संस्कार और भावना का पार्ट 2 पार्ट। हम यहाँ से आगे इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय।